नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे उसी चैनल द भाटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और यहीं से मधुशाला की कुछ पंक्तियों से कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों मदिरालय में देखो, अरे दिन में होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन में होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। बच्चन ने बहुत ही शानदार लिखा है मधुशाला कविता में। एक वीडियो जरूर उसके ऊपर लाऊंगा, उसकी बेहतरीन पंक्तियां जो उनकी और शानदार शराब हाला को कहकर कही गई है और कितनी आज प्रासंगिक है वो बातें, उन सभी पर चर्चा करूंगा दोस्तों। कुछ दोस्तों का मैसेज कॉल भी आया कि सर 10th क्लास के, बिल्कुल बेटा ये 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है और ये आगे रेड फर्स्ट के सेकेंड वहां पर भी ये काम आने वाला टॉपिक है जो भाषा चल रहा है दोस्तों। आज इसकी अंतिम वीडियो रहेगी और भाषा टॉपिक लगभग हम मानेंगे कि कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और 10th क्लास के जितने भी परिचय हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करने जा रहा हूं, तो 10th क्लास के बच्चे भी तैयार रहे दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा की इकाइयां दोस्तों, भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां में हमने लगभग 2 इकाई कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पहली इकाई की बात की थी ध्वनि, मुख से निकलने वाली आवाज जिसे ध्वनि कहा जाता है। दूसरी इकाई इसके नाम हमने बात की थी वर्ण। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और दूसरी इसकी परिभाषा आपको बताई कि लिखित भाषा का लिखित भाषा या भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के हमने बात की, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 भेद होते हैं, संख्या 11 होती है। क्या क्या होते हैं बात की थी हमने। व्यंजन के बारे में हमने बात की थी कि वे ध्वनियां जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती है वे व्यंजन कहलाती है। हमने बात की थी स्पर्श व्यंजनों की, हमने बात की थी संयुक्त व्यंजनों की, हमने बात की थी अंतःस्थ उष्म व्यंजन, हमने बात की थी अलग अलग व्यंजनों की, इसमें अयोगवा, ताड़नजात। और कुल मिलाकर हमने देखा था कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 52। अर्थात मैंने आपसे एक बात कही थी दोस्तों कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों 52। अब ये 52 कौन कौन से? तो हमने बात की थी दोस्तों 1 नंबर पे कि स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। फिर हमने बात की थी दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन, क्या दोस्तों? मैंने कहा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, हमने बात की थी 25। फिर हमने बात की थी कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं, कौन से व्यंजन दोस्तों? उष्म व्यंजन, तो हमने बात की थी 4। फिर हमने बात की थी दोस्तों कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, वो भी कितने? 4। उसके बाद में हमने बात की थी दोस्तों अयोगवा, जो स्वर न व्यंजन जिनमें काउंट नहीं की उनकी संख्या 2। हमने बात की थी दोस्तों ताड़नजात या उच्छिष्ट व्यंजन, कितने थे हमने दोस्तों? 2। तो लगभग हमने इसके साथ में एक की और बात की थी, वे थे दोस्तों संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। कितने थे दोस्तों? 4। अब देखो दोस्तों, 1 और 5 6, 4 10, 4 14, 2 16, 2 18, 4 22। 22 का दुआ हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, टोटल कितने होंगे दोस्तों? 52। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं कि इन सभी को मिला के जो आपका जोड़ आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 52। तो आप याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर कितना रहेगा दोस्तों? 52। इन सभी पे हमारी चर्चा पिछली वीडियो में हो चुकी है दोस्तों। आज मैं तीसरी इकाई जो भाषा की कहलाती से कहते हैं
क्या? शब्द। आज उसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं और उसी के साथ हम बात करेंगे वाक्य, उसी के साथ हम बात करेंगे पद, अर्थात भाषा की जो शेष इकाइयां रही है उन सभी की चर्चा आज इस वीडियो में की जाएगी दोस्तों। चलता हुआ आगे दोस्तों। भाषा की इकाइयां और इकाई नंबर 3। भाषा की इकाइयां, ठीक है दोस्तों। तीसरी इकाई है जिसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, और उसका नाम क्या है? शब्द। तीसरी याद रखेंगे दोस्तों, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, वर्णों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों? शब्द। जैसे मैंने एक वर्ण ये लिखा, एक वर्ण ये लिखा, एक वर्ण ये लिखा, 3 वर्ण मिलकर एक इकाई का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका नाम हम क्या देंगे दोस्तों? शब्द। यानी कि कम से कम 2 शब्द और 2 से अधिक शब्दों के मेल से जिस इकाई का निर्माण होता है, जिस रचना का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। आपको याद ये भी रखना है दोस्तों, स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शब्द कहलाती है। कई बार पूछा गया है दोस्तों ये लाइन को देकर। स्वतंत्र का मीन ये है दोस्तों जिसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ। स्वतंत्र का मीन वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात मैंने सिंपल एक शब्द लिख दिया दोस्तों, कमल। अब ये स्वतंत्र है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे स्वतंत्र रूप में। सार्थक का मीन होता है बेटा जिसका कोई ना कोई क्या निकलता रहे दोस्तों? अर्थ निकले। कमल शब्द से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कमल, एक पुष्प के बारे में कहा गया। नदी को कहते हमारे उसके आकृति छप जाती है। कुत्ते का नाम सुनते ही हमें उसकी पूंछ, उसका कलर, उसके व्यवहार के बारे में पता लग जाता है। अर्थात ऐसा शब्द जो एक सार्थक हो, अर्थ के साथ हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, इकाई मतलब उससे जो रचना का निर्माण होता है। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि कमल क्या है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों शब्द, क्योंकि ये स्वतंत्र भी है, इसका कोई ना कोई अर्थ में निकल रहा है, और जो एक रचना बनी है उसे हम क्या नाम देंगे दोस्तों? शब्द। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि कमल का फूल खिल गया, कमल का फूल खिल गया। अब देखो बेटा, ये पूरा एक क्या बन गया दोस्तों? एक सेंटेंस, एक वाक्य बन गया। अब आपसे ये पूछे कि ये कमल क्या है, सॉरी बेटा, अगर आपसे आप पूछे, अगर आप ये जवाब देते हो कि शब्द है, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये गलत रहेगा, क्योंकि जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है ना शब्द का, तो ये शब्द नहीं रहकर ये अपना नाम क्या कर लेता है दोस्तों? पद बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा स्वतंत्र, यानी कि वाक्य में जब प्रयोग नहीं होता तो उसे हम क्या नाम देते हैं? शब्द कहते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे कि जब स्वतंत्र रहेगा तब तक तो उसका नाम हम कहेंगे शब्द, लेकिन जब एक सेंटेंस में इसका प्रयोग कर लिया जाए तो वो शब्द न रह के क्या बन जाता है दोस्तों? पद बन जाता है। भाषा की चौथी इकाई का नाम ही क्या है दोस्तों? पद है। सिंपल याद रखेंगे कि जब स्वतंत्र है तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाए तो शब्द ही क्या बन जाता है? पद बन जाता है दोस्तों। चलते हैं, तो आपने 2 डेफिनेशन याद कर ली दोस्तों कि वर्णों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आपने क्या पढ़ी दोस्तों? स्वतंत्र सार्थक इकाई भी क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। बंद करो बेटा।
मैं चलता हूं दोस्तों कि अब इसके शब्द का जो वर्गीकरण किया जाता है, शब्द के जो भेद किए जाते हैं, कुछ विद्वान 4 मानते हैं, कुछ विद्वान 6 मानते हैं। मैं सभी 6 के 6 पे बातें करूंगा दोस्तों। आपसे जो भी पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। कितने हो गए? 4, 5 और यहाँ पे। तो शब्द के वर्गीकरण कितने आधार पे किया जा सकता है दोस्तों? 6 आधार पर। कहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों 4 और कहीं पर आपको मिलेगा 5। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि शब्द के कितने वर्गीकरण किए जा सकते हैं। प्रश्न ये पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि किसके आधार पे शब्द के कितने भेद हो सकते हैं। ये प्रश्न अभी आपके समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको ये नाम नहीं बताऊंगा तब दोस्तों। तो आपको कंफ्यूजन है ना कि सर वो 4 पूछेगा 5 कभी नहीं पूछेगा आपसे। आपको ज्यादातर वो क्या बताता है दोस्तों? 4 ही बताता है। कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और 2 और बताते हैं, उनके बारे में यहां बात करेंगे। एक आ जाता है दोस्तों प्रयोग के आधार पर, और तीसरा आपने देखा होगा अर्थ के आधार पर पूछता है। तो मुख्य रूप से तो 4 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान संकर को भी मानते हैं और कुछ विद्वान ध्वनि के आधार पर मानते हैं। तो वो क्या मान लेते हैं? 6। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना दोस्तों। आपको केवल ये याद होना चाहिए कि किसके आधार पे शब्द के कितने भेद है। मैं 4 भी करवा सकता था, लेकिन 2 और जो जाने जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। मैंने कहा कि आपको कंप्लीट करवाऊंगा, कुछ कमी रहने नहीं दूंगा, आप विश्वास रखें दोस्तों। पहला जो शब्द का भेद है दोस्तों उसे कहते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पे कहते हैं दोस्तों? अर्थ के आधार पर कहते हैं। दूसरा है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि के आधार पर। किसके आधार पे? ध्वनि के आधार पर कहते हैं दोस्तों। तीसरा आता है दोस्तों जिसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। चौथा आता है दोस्तों जिसे रचना के आधार पर भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसका एक नाम और देते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर। दोनों ही आप याद रखेंगे दोस्तों। पांचवा आता है जिसे कहते हैं कुछ विद्वान संकर शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों? संकर शब्द कहते हैं। और लास्ट आता है दोस्तों जिसका नाम कहते हैं कि प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो ये आपको 6 भेद याद रखने हैं दोस्तों। नंबर 1 की मैं बात करूं दोस्तों वो है अर्थ के आधार पर। नंबर 2 की बात की दोस्तों ध्वनि के आधार पर। नंबर 3 की बात करूं उत्पत्ति के आधार पर। मुझे लग रहा है साउंड आ रहा है दोस्तों। अब साउंड नहीं आ रहा होगा दोस्तों, ये फैन की आवाज है और नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगी दोस्तों। माइक का प्रयोग कर लिया जाएगा दोस्तों, और बहुत ही जल्द माइक मेरे पास पहुंचने वाला है। तो मैं अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा मिले। 4 नंबर है दोस्तों, इसका नाम है रचना के आधार पर, और कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्युत्पत्ति के आधार पर। नंबर 5 क्या है दोस्तों? जिसे कहते हैं संकर शब्द, और छठा क्या कहते हैं दोस्तों? प्रयोग के आधार पर। यही मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग यहां तक मानते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं? 4। कुछ इसको ऐड कर लेते हैं तो कहते हैं 5, और कुछ इस ध्वनि को मान लेते हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पे तो सभी मानते हैं। जो इसको ऐड कर लेते हैं तो इसके कुल मिला के भेद कितने मान लेते हैं दोस्तों? 6। इसीलिए मैंने कहा कभी आपसे नहीं पूछेगा कि 4, 5 है कितने वर्गीकरण। केवल आपको ये याद रखना है कि शब्द को कितने भागों में और बांटा जा सकता है, उनके नाम क्या है और उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे दोस्तों। अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। एक होता है बेटा सार्थक शब्द। कौन सा? सार्थक शब्द। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं दोस्तों निरर्थक शब्द।
दो नंबर पे ध्वनि के आधार पे इसके दो होते हैं दोस्तों। एक तो होता है बेटा ध्वन्यात्मक, क्या होता है दोस्तों? ध्वन्यात्मक। और दूसरा होता है उसे कहते हैं दोस्तों वर्णात्मक। उत्पत्ति के आधार पे इसके चार वर्गीकरण कर दिए जाते हैं। एक का नाम है दोस्तों आपने सुना होगा तत्सम, एक का नाम है दोस्तों आपने सुना होगा तद्भव, एक का नाम आपने सुना होगा देसी या देशज, और चौथे का नाम आपने सुना होगा दोस्तों विदेशी या विदेशज। उसी प्रकार रचना के आधार पे इसके तीन वर्गीकरण कर दिए जाते हैं। जो पहला होता है उसे कहते हैं रूढ़, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, पहला होता है रूढ़, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं बेटा यौगिक, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं दोस्तों यौगिक। संकर शब्द वे होते हैं दोस्तों जो एक शब्द बनता है जो अलग अलग भाषा के मिश्रण से एक शब्द का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है संकर शब्द। आपने सुना होगा अलग अलग भाषाओं से जो शब्द बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं दोस्तों, मैंने नाम लिया वर्षगांठ, ये इसीलिए लिया कि आज ही क्लास में सिल्वर वेडिंग पढ़ा था दोस्तों, और 25वीं वर्षगांठ यशोधर बाबू की मनाई जाती है, वहीं से हमें याद रहा वर्षगांठ शब्द। दोस्तों ये जो वर्ष शब्द है ना, ये तो दोस्तों संस्कृत का शब्द है। कौन सी? सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा। और ये जो गांठ शब्द है ना, ये किसका है दोस्तों? हिंदी का है। संस्कृत का क्या कहते हैं? ग्रंथि, और इसे हिंदी में क्या प्रयोग कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार बदलाव करके, इसे गांठ कहा जाता है। देखो इधर संस्कृत और हिंदी दो भाषाएं अलग अलग, और दो भाषाओं के मिश्रण से एक शब्द का निर्माण वर्षगांठ, इन्हें ही क्या कहा जाता है? संकर शब्द। प्रयोग के आधार पर बेटा दो भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों विकारी शब्द, और दूसरा होता है दोस्तों अविकारी शब्द। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इन सार्थक के भी आगे भेद कर दिए जाते हैं दोस्तों, वो पूछता नहीं, केवल आपको इतना याद रखना है। सार्थक में आपने कई शब्द पढ़े होंगे दोस्तों जिन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इनके अंदर जो पहला भेद किया जाता है दोस्तों एकार्थी शब्द, दूसरा किया जाता है दोस्तों अनेकार्थी शब्द। क्यों? ज्यादा डीपली करवाने का मतलब यहां से पूछे नहीं जाते दोस्तों, ये आपको वैसे ही मोस्ट बता रहा हूं। आपने नाम सुना होगा विलोम शब्द, आपने नाम सुना होगा पर्यायवाची शब्द, आपने नाम सुना होगा दोस्तों युगम शब्द, आपने नाम सुना होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, छठा यहां लिख रहा हूं, आपने नाम सुना होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। एकार्थी वे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मैंने बोल दिया दोस्तों दिन, तो दिन का एक ही, नदी बोला तो नदी का एक ही। तो जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकलता है उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द। अनेकार्थी अनेक अर्थ प्रदान करने वाले, जैसे मैंने बोला कर, कर माने हाथ भी होता है, कर माने सूंड भी होता है। मैंने बोला हरि, हरि माने विष्णु भगवान भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। तो एक शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तीसरा कौन सा आएगा? विलोम शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं जो विपरीत अर्थ देते हैं। 4 नंबर पे पर्यायवाची समान अर्थ प्रदान करने वाले, आंख का मैं नेत्र, चक्षु, अक्षि, कुछ भी कहो, अंत स्वर क्या रहेगा दोस्तों? आंख। समान अर्थ देने वाले अंत में क्या है? युगम शब्द। युगम शब्द का मतलब होता है दोस्तों जो इसे समुच्चारित शब्द भी कहा जाता है। दोनों एक जैसे होते हैं, जो उच्चारण में समान रहते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या रहता है दोस्तों? अलग अलग। जैसे मैंने शब्द बोला दोस्तों एक आदि, और एक मैंने लिख दिया दोस्तों आदि। दोनों उच्चारण में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ देखो, इस आदि का मीन होता है दोस्तों प्रारंभ करना, और इस आदि का मीन होता है आदत, व्यसनी।
अर्थात वे शब्द जो एक जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो उच्चारण में समान रहते हैं, वे शब्द उच्चारण में समान रहते हुए लेकिन अर्थ अलग निकले, उन्हें क्या कहा जाता है? युग्म शब्द कहा जाता है। और उसके बाद हमने बात कौन सी की दोस्तों? वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द में आंसर दे दिया जाए, जिसका पति मर जाए, एक शब्द में उत्तर कहते हैं विधवा। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के, तब आप कहोगे कि इसके कितने भेद होते हैं? 2। सार्थक शब्द वे होते हैं दोस्तों जिनका अर्थ निकलता है, जो अर्थ के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। एग्जाम्पल मैं कहूं, मैंने कहा दोस्तों कि चाय वाय पी ली, मैंने कहा कि भोजन भोजन कर लें, मैंने क्या कहा? भोजन भोजन कर लें। अब देखो, चाय तो हम पीते हैं, वाय का कोई अर्थ होता है क्या? कुछ नहीं। हम भोजन करते हैं, क्या भोजन करते हैं क्या? दाल वाल बना ली जाए। अड़ोसी पड़ोसी, अब पड़ोसी तो होता है, अड़ोसी क्या होता है? तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला वर्गीकरण शब्द का, जिसका नाम था अर्थ के आधार पर। नंबर 2 आता है दोस्तों ध्वनि के आधार पर। तो पहला इसका और कितने भेद होते हैं, कितने आधार में बांटा जा सकता है? तो आप कहोगे 2। ध्वन्यात्मक, ध्वनि के आधार पर जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक का मीन होता है जिन शब्दों को वर्णों के आधार पे टुकड़े कर लिए जाए, जिनका वर्ण विच्छेद कर लिया जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्णात्मक। मैंने कमल लिखा दोस्तों, तो इसको मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो इस प्रकार किया जा सकता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? मैंने शब्द लिखा दोस्तों, जैसे कम लिख दिया, तो इसका वर्गीकरण मैं अगर करूं, कै में से स्वर निकाला, फिर मैं में से मैंने स्वर निकाला, तो इसका वर्ण विच्छेद, अर्थात ऐसे शब्द जिन्हें वर्णों के आधार पे बंटवारा कर लिया जाए, विभाजित कर लिया जाए, वे कहलाते हैं वर्णात्मक। ये था ध्वनि के आधार पे। फिर हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे। कितने भेद होते हैं इसके दोस्तों? 4। कौन कौन से होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और सीधे के सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम। जैसे मैंने अग्नि लिखा और अग्नि का सीधा प्रयोग मैं हिंदी में करूं तो ये तत्सम कहलाएगा। 2 नंबर पे क्या है बेटा? तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करके जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। संस्कृत का था अग्नि, लेकिन हम इसे यूज कैसे करते हैं? आग। तो ये आग कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। तीसरा क्या है दोस्तों? देसी। वे ग्रामीण शब्दों में, ग्रामीण अंचल में, विशेष क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जो शब्द पनपे जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? देसी। जैसे हम कहते हैं खचाखच, हम कहते हैं फटाफट, हम कहते हैं दौड़। ऐसे शब्द जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, ग्रामीण अंचल क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, वे कहलाते हैं देसी। 4 नंबर पे दोस्तों विदेशी। विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग जब हिंदी में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? विदेशी। कार, पेन, पेंसिल, कॉलेज, ये जितने भी शब्द हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं, पुर्तगाली के हैं, अरबी के हैं, ये सभी जब प्रयोग हिंदी में किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? विदेशी। 4 नंबर में बात कर रहा हूं दोस्तों कि रचना के आधार पर थोड़ा जलपान कर लो दोस्तों। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2। कि मेरा एक वादा था तेरे हर एक वादे के पीछे, साथ निभाऊंगी तेरे हर एक वादे के पीछे, सब जमाना आया मेरी मजार पर, एक तू ही नहीं आया मेरे जनाजे के पीछे। क्या जवाब मिलता है कि हाँ, मेरा एक वादा था तेरे एक वादे के पीछे, साथ निभाऊंगी तेरे हर एक वादे के पीछे, अरे तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक जनाजा और था तेरे जनाजे के पीछे। करता हूं बात रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? रूढ़ शब्द। मैंने शब्द लिख लिया दोस्तों दूध, दूध का टुकड़ा नहीं होगा।
मैंने लिख दिया गाय, गाय का टुकड़ा कहां होगा? मैं लिख दिया रोटी, रोटी का टुकड़ा। अर्थात वे शब्द जो कभी खंडित न हो, जिन्हें खंडित करके प्रयोग न किए जाए, वो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएं, वे उनके लिए प्रसिद्ध हो जाएं। मैंने नाम लिया गांधी, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बहुत से गांधी, लेकिन गांधी नाम सुनते हमें महात्मा गांधी की याद आती है, तो वो शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने शब्द कहा चारपाई, चार पैरों वाला। अब चारपाई कुर्सी मेज सभी के होते हैं, लेकिन चारपाई हम खाट के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए हो जाए, उनके लिए रूढ़ हो जाए, वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। बात करता हूं दोस्तों यौगिक की। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कितने शब्दों से मिलकर बने होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मैंने लिख दिया दोस्तों इधर दूध और इधर लिख दिया वाला। क्या बन गया? दूध वाला। मैंने लिखा विद्या, इधर लिख दिया आलय, विद्यालय। मैंने लिखा राष्ट्र, इधर लिखा पति, राष्ट्रपति। तो दो शब्दों से मिलकर जिन शब्दों का निर्माण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अंतिम क्या रहा है दोस्तों? योग रूढ़ रहा है। योग रूढ़ में क्या होता है? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने लेकिन कोई अन्य अर्थ प्रदान करे, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है। अर्थात मैं ये कहूं बेटा, मैंने लिखा 10 और इधर मैंने लिख दिया आनंद। शब्द तो दो मिलेंगे, 10 अन्न माने होता है मुख, 10 मुख है जिसके आगे अंशवर क्या आएगा? रावण। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है लेकिन अर्थ कोई विशेष देता है। मैं लिखा पीत, इधर लिखा अंबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थ क्या निकलेगा? विष्णु वेगान। मैं लिखा लंबा, इधर में लिखा उदर, उदर माने होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, अंश निकलेगा गणेश जी महाराज। अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने लेकिन अर्थ विशेष दे, अन्य अर्थ प्रदान करे, तीसरा अर्थ प्रदान करें। समास का छठा भेद बहुब्रीहि समास, वो कंप्लीट योग रूढ़ से संबंधित है दोस्तों। संकर शब्द के बारे में बात हो चुकी है कि वह शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहा जाता है संकर शब्द। बात करता हूं विकारी और अविकारी की। विकार का मीन होता है दोस्तों बदलाव। क्या होता है दोस्तों? विकार का मतलब क्या होता है? बदलाव। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा बदलाव आ जाता है उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। और वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के द्वारा कोई बदलाव ए का मतलब नहीं आता, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। एक होता है संज्ञा, एक होता है दोस्तों सर्वनाम, एक होता है बेटा क्रिया और एक होता है विशेषण। थोड़ा खुला खुला लिख दो ताकि आपको दिखाई दे दे। दूसरा, चौथा कौन सा होता है? विशेषण। उसी प्रकार इसका जो दूसरा भेद होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अविकारी। अविकारी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इनके चार भेद होते हैं। तो अविकारी के चार भेद आपको पता होगा। जो पहला होता है दोस्तों वो होता है क्रिया विशेषण। आपको पता है दोस्तों जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? संबंध बोधक। जो तीसरा होता है वो आपको पता है दोस्तों वो होता है समुच्चय बोधक। दिखाई तो दे रहा है क्या आपको? मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों। समुच्चय बोधक दिखाई नहीं दे रहा? गुड, नहीं दे रहा। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं दोस्तों। ये यहां पर मैं कर रहा हूं दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। ये विकारी वाला पोर्शन मैं ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है? विकारी वाला पोर्शन मैंने कहा दोस्तों प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। कितने वर्गीकरण किए हमने? दो। एक मैंने किया दोस्तों विकारी शब्द और दूसरा मैंने कौन सा किया दोस्तों? अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा मैंने कर दिया अविकारी शब्द।
विकार का मतलब होता है, मैंने कहा दोस्तों विकार का मतलब होता है बदलाव। अब बदलाव कैसे, मैंने शब्द लिखा दोस्तों अच्छा। अब देखो अच्छा से अच्छे, अच्छी, अच्छे, भला, भली, भले, यानी इन शब्दों में बदलाव हो रहा है। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के द्वारा बदलाव होता है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। अब विकारी शब्द कितने भेद होते हैं, विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपको रखना है बेटा 4। कौन कौन सा, एक तो संज्ञा, एक होता है दोस्तों सर्वनाम, और एक होता है बेटा क्रिया, और एक कौन सा होता है, विशेषण। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है कि विकारी शब्द कहते किसे हैं, कितने भेद होते हैं, और होते कौन कौन से हैं। अविकारी कि वे शब्द जिनमें बदलाव नहीं होता, जिनमें बदलाव नहीं होता, लिंग वचन के कारण वो बदलते नहीं है, बदलाव हो। अब जैसे मैंने लिख दिया बेटा आगे, अब मैं ये कहूं कि मंदिर के आगे गाड़ी है, मैं कहूं राम के आगे गाड़ी है, मैं कहूं सीता के आगे गाड़ी है, मैंने इधर लिंग वचन बदल दिया, लेकिन इस शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा पड़ा है। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के द्वारा कोई बदलाव नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अविकारी। क्योंकि हमारे टॉपिक में इतना डीपली नहीं दिया गया दोस्तों, इसे मैं अलग से लूंगा। अवयव टॉपिक 11th क्लास के रिगार्डिंग और 10th क्लास के रिगार्डिंग लगता है, वहां पर इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहां पर केवल मैं 12th क्लास के जरिए से यहां से प्रश्न पूछ जाता है, कहां कैसे प्रयोग के आधार पे कितने शब्द होते हैं, तो 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। कई बार पूछ लेता है कि अविकारी के भेद कितने होते हैं, तब आपको याद रखना है 4 होते हैं, होते कौन कौन से हैं। तो अविकारी के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 4। नंबर 1 में बात करूं तो आपको याद रखना है दोस्तों क्रिया विशेषण। पहला भेद कौन सा, क्रिया विशेषण। दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों संबंध बोधक। तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और लास्ट आपको याद रखना है मेरे लालो, और वो कौन सा है, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, मन के भावों को प्रकट करने वाले। तो ये थे दोस्तों हमारी भाषा की इकाई के अंतर्गत टॉपिक, तीसरी इकाई जिसका नाम क्या था दोस्तों, शब्द। हमने बात कर ली है शब्द के कंप्लीट उसके वर्गीकरण पर दोस्तों। अंतिम 2 इकाइयां रही है जिसे वाक्य और पद कहा जाता है, अंतिम वीडियो रहेगी, और उस वीडियो में आप देखेंगे कि भाषा की इकाइयां पूरी तरह से कंप्लीट रहेगी दोस्तों। जहां तक मेरा प्रयास है दोस्तों, मैं उतना करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे बाहर अगर आपसे वहां प्रश्न पूछे तो ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। आपको इसे बार बार रिपीट करना है, बार बार रिस्पॉन्ड करना है, और ईश्वर ने चाहा तो हमारा परिणाम बड़ा शुद्ध मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को लेके आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।